जब राना साहब भी साथ हमारे शामिल हो रहे हैं, उनसे भी पूछ लें। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आपका अभी शेड्यूल क्या है? सुनने में आ रहा है कि शायद कल कैबिनेट भी पास करेगी और सेनेट में भी पेश किया जाएगा। कुछ आप अपडेट कर सकते हैं? जी, कल सुबह कैबिनेट में जो है ये 27वीं तरमीम का मसौदा जो है वो पेश किया जाएगा और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद फिर कल सेनेट में पेश होगा और फिर नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे को जो है वो फिर कौमी असम्बली में नहीं होगा। और सर, कौमी असम्बली से पास करवाने का शेड्यूल क्या है? 14 से पहले पहले बुध जुमेरात किसी दिन भी? बहरहाल देखें, इसमें जो क्योंकि ये पेश होने के बाद स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर होगी और स्टैंडिंग कमेटीज में कम से कम 2 दिन जो है वहां पे इजलास में ये चीजें डिस्कस होंगी और स्टैंडिंग कमेटी से जब ये वापस आएंगे तो फिर मेरा ख्याल है 1 दिन चाहिए होगा हाउस में। तो अगर ये सेनेट से बाई मंडे या ट्यूसडे पास हो जाता है तो उसके बाद फिर आगे 3 दिन जो है वो कौमी असम्बली को भी कम से कम चाहिए हो। तो वीकेंड तक पास होने के इम्कानात मौजूद हैं? जी, यही टाइमलाइन है, लेकिन इसमें कोई चीज जो है वो पार्लियामेंट से मुतल्लक कोई प्रिडिक्ट या डायरेक्ट तो नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल जो एक अमूमी जिस तरह से कोई एक प्रोग्राम बनता है तो सोच इसी तरह से है। राना साहब, इसमें 6-7 बड़े नुकात हैं। आईनी अदालत है, आर्टिकल 243 है, NFC वार्ड का रिव्यू है, इसी तरीके से पॉपुलेशन के हवाले से इकदाम हैं, यकसा निसाब तालीम की बात की जा रही है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी की बात की जा रही है, फिर जजेस के तबादले वाला कॉन्सेप्ट मौजूद है। एक एक करके अगर आपसे पूछ लूँ, 243 आप क्या करना चाहते हैं? 243 में हम कुछ नहीं करना चाहते। ये ऐसे खामखा लोगों में जो है वो एक अबहाम और एक खौफ की सी जो है वो सूरत हाल पैदा की जा रही है। आप 243 जो आर्टिकल है वो पढ़े, वो इससे मुतल्लक तो है ही नहीं कि वो कोई आईनी रोल दे जो है वो आर्म फोर्सेस को। वो उनकी अपनी तरतीब है, जो चेन ऑफ कमांड है, जो यूनिटी ऑफ कमांड है, उससे मुतल्लक है। और मार्का हक और इसमें जो ये हमें कामयाबी मिली है बयानुल मरसूस में, तो उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ है कमांड स्ट्रक्चर के बारे में, उस बारे में यानी इंटायरली प्रोफेशनल, नथिंग पॉलिटिकल, वो कुछ चीजें जो है वो उनकी तरफ से यानी अदारे की तरफ से जो है वो सिलेक्ट की जाएगी, जिसका अदारे के अलावा किसी स्ट्रक्चर से किसी और मामले से कोई तल्लक ही नहीं होगा। तो उनको जो है वो सुबह कैबिनेट पहले उनकी अप्रूवल या उसके ऊपर गौर करेगी और उसके बाद वो पार्लियामेंट के सपोर्ट में होगा। सर, ये चंद रोज़ पहले DG-ISPR से भी सवाल हुआ था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस के मुतालिक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे इंडिया में भी मौजूद है, उन्होंने भी वो बिपिन रावत को बनाया था, तो क्या पाकिस्तान में भी उससे मिलता जुलता ऑफिस हम कोई बनाने का तस्वुर है जो आपकी कैबिनेट के ज़ेरे गौर आए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें यूनिटी ऑफ कमांड और एक्सपीरियंस जो हमें हासिल हुआ है मार्का हक की कामयाबी में, उसके मुताबिक जो असरे हाजिर में जनरों के तकाजे जो है वो बदल चुके हैं। अब वो रवायती जो है वो जगह नहीं रही, कन्वेंशनल वार्स नहीं रही, और शायद यही वजह है कि वो चीज या वो एक एलिमेंट जो है वो हमारी मसल्ला ख्वाज में मौजूद था। तो उस वजह से हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, हमें कामयाब किया। तो उसको अब अगर एक वजाहत के साथ या एक यानी आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक उसको परफेक्ट किया जा रहा है, तो ये एक मुल्क और कौम के दिफा के लिए जो है वो एक बेहतरीन मुकादमे है। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जब ये अब चीज सामने कल आ जाएगी तो इसके ऊपर जो है वो हम जो है वो विदाउट यानी एनी मसवदा जो है वो इससे ज्यादा बहस ना करें।
सर मार का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी दी है, तो हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे और जो भी चैलेंज है पूरी यूनिटी के साथ, पूरी कौम की तकसीम नहीं थी, 25 करोड़ लोग इकट्ठे थे, अल्लाह ने बेपना कामयाबी भी हमें दी। और पूरा अमरीकी सदर रोज़ कहता है पाकिस्तान ने क्या मार गया है। तो यूनिटी आपकी क्या पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर भी मौजूद है? मेरे पास याराम तरकई साहब भी बैठे हैं, तो क्या आपने उनसे भी कोई रब्ता कायम किया, उनसे मुशावरत किया? जी, आज सारा दिन बल्कि अभी तक जो है वो तमाम हमने अपने जो कोलिशनल पार्टनर्स है एक एक को बुला के उनके साथ ये डिस्कस भी किया है और उनकी जो है वो सेटिस्फेक्शन भी हासिल की है। पीपल्स पार्टी से अलहदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन प्रेसिडेंट साहब के पास गए थे वहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे, उनसे पहला बात हुई है। वो आज अपनी जो है वो सेंट्रल जो वर्किंग कमेटी है उसमें ऊपर गौर कर रहे हैं। तो हमने अपनी भरपूर कोशिश की है और उसके बाद अगले जो 5-7 दिन या 10 दिन है तो उसमें भी यही अमल जो है वो इसको और मजीद जो है वो आगे बढ़ाया जाए। सर पीपल्स पार्टी बड़े 2-3 नुकात के ऊपर तो आपके साथ है, लेकिन शायद बाज़ इश्यूज़ के ऊपर आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। जैसे एमक्यूएम कहती है लोकल बॉडीज़ को साथ शामिल कर लें तो हम बाकी चीज़ों को सपोर्ट कर देंगे। पीपल्स पार्टी आपसे एनएफसी के ऊपर बात करना चाहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं फिर लेन देन करना पड़ेगा सियासी जमातों से। ये नदीम मलिक साहब, ये बात मैं आपके प्रोग्राम में ये अर्ज कर देता हूँ और मैं समझता हूँ कि सबको इसके ऊपर जो है वो इत्मीनान होना चाहिए कि कोई अमल जो है वो विदाउट कंसेंसस नहीं होगा। जिसके ऊपर सबका कंसेंसस होगा वो हो जाएगा, जिसके ऊपर नहीं होगा अमेंडमेंट जो है वो बाद में भी होती रहेगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये 27वें के बाद जो है वो अमेंडमेंट का रास्ता रुक जाएगा, वो बाद में फिर जब कंसेंसस होगा देखा जाएगा। तो राना साहब, हमारे तो जो रिपोर्टर्स हैं उनकी इतला ये है कि 2-3 बड़े नुकात के ऊपर तो इत्तफाक राय मौजूद है, आईनी अदालत के ऊपर भी मौजूद है, आर्टिकल 243 के ऊपर भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है। क्या ये बात दुरुस्त है? आईनी अदालत के ऊपर तो आपके इल्म में है कि ये तो हमारा मुतालबा को आज का नहीं है, या हमारा फैसला आज का नहीं है। ये तो गालबन 2006-7 बल्कि उससे पहले 6 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये तजवीज, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपको पता है उसके ऊपर पीएमएलएन सेक्रेटरी है, पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी है, जो है वो नेशनल अवामी पार्टी सेक्रेटरी और भी बहुत सारे जो है वो उसके ऊपर जो है वो पार्टी जो है वो मुतफिक है। तो इसलिए उसके ऊपर तो पिछली दफा सिर्फ इसलिए फर्क आया था कि मौलाना ने पीटीआई को ऑन बोर्ड कर लिया कि अगर आप बेंच के ऊपर रजामंद हो जाए तो फिर पीटीआई भी जो है वो इसके लिए वोट करेगी। तो हमने कहा कि चलो अगर ये ग्रैंड कंसेंसस हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, और हमने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अदालत की बजाय बेंच पे एग्री कर लिया। लेकिन बाद में फिर पीटीआई जो है वहां से फिर वो निकल गई, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने वोट नहीं करना। तो सर 243 के ऊपर पीपल्स पार्टी हिमायत कर रही है। 243 में तो खैर यानी पॉलिटिकल या जो सिविल साइड उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो सर अब मैं सादा लफ्जों में अगर पूछूं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन 243 के ऊपर मुतफिक हैं और आईनी अदालत पे भी मुतफिक हैं, तो ये बात दुरुस्त है? जी दोनों पे मुतफिक हैं, और उसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं उनके ऊपर हमने जो है वो उनको फील्ड में हम ले आए हैं, डिस्कशन का हमने आगाज कर दिया है। जिस पे इत्तफाक की राय हो जाएगा, कंसेंसस हो जाएगा, वो 27वीं तरमीम का वो चीज हिस्सा बन जाएगी। जिस पे नहीं होगा उसको फिर जो है वो आइंदा वक्त के लिए उठा रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि कल ये जब मसवदा आपके सामने आएगा तो किसी एक पॉइंट को भी आप ये नहीं कह सकेंगे कि इसके ऊपर फैसला कर लें। ऐदर वे इसके ऊपर जो है वो कोई जो है वो नुक्ता नजर जो है वो एक्सेप्ट करने में जो है वो कोई हार्म नहीं है, बल्कि ये वक्त की जरूरत है। उसके ऊपर नुक्ता नजर आपका मेरा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो जो मसला है वो एजुकेशन हो, वो निसाब हो, वो पॉपुलेशन हो, वो ड्यूल नेशनैलिटी हो, कोई और चीजें हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, उन सब के ऊपर
जो है वो इस वक्त जो है वो यानी पब्लिक एट लार्ज लेवल के ऊपर बहस मौजूद है और उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला जो है वो लिया जाना चाहिए। सर ड्यूअल नेशनैलिटी पे क्या चीज आएगी सर? जी, ड्यूअल नेशनैलिटी पे क्या चीज आएगी? ड्यूअल नेशनैलिटी में भी ये है कि इसको जो है वो ड्यूअल नेशनैलिटी जो है ना इसको खत्म किया जाए। ड्यूअल नेशनल जो है वो यानी ये बहस है, ये अभी जब कमेटीज में तजवीज क्या है सर? तजवीज क्या है? तजवीज ये है कि जो हमारी यानी कंपल्सरी सर्विसेज हैं, यानी सिविल सर्विस है, आर्मी सर्विस है, ये सर्विसेज जो है इसमें ड्यूअल नेशनल नहीं होना चाहिए। राना साहब, ये बाज़ नुकात ऐसे मुमकिन तौर पर होंगे जहां पीटीआई आपको आपके साथ चल सकती है, वोट करे या ना करे, लेकिन ब्रॉडर कंसेंसस आप इवॉल्व कर सकते हैं। पॉपुलेशन वेलफेयर के इकदाम पे भी आप कर सकते हैं। पॉसिबली ड्यूअल नेशनैलिटी भी हो सकता है, वो कहें कि कंपलसरी सर्विसेज में ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर वो आपको कह रहे हैं कि ये तो हमारा एजेंडा है, तो आप कुछ नुकात के ऊपर तो इनकी सपोर्ट ले सकते हैं। नहीं, देखें, जब ये हाउस में पेश होगा तो उसके ऊपर पीटीआई के जो रहनुमा है, जो दोस्त है, ये उसके ऊपर अमेंडमेंट भी दे सकते हैं, ये उसके ऊपर जो है वो अपनी तजवीज भी दे सकते हैं, उसके ऊपर अपनी स्पीच भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप इनसे मुशावरत नहीं करना चाहेंगे जैसे आपने पीपल्स पार्टी से की है, पीसीएम से की? नहीं, वो तो आपके इल्म में है ना, तो वो तो कमेटी से भी उन्होंने इस्तीफे दे दिए और वो हमारे साथ मीटिंग करने या बैठने को तैयार तो नहीं है। मौलाना फजल रहमान से मुशावरत आप करेंगे? जी, उनके साथ हमारा मुशावरत का अमल जारी है। और लोकल बॉडीज के लिए जो एक बात हो रही है कि लोकल बॉडीज को भी कवर किया जाएगा इस आईनी तरमीम के अंदर, क्या ये बात दुरुस्त है? ये एजेंडे के ऊपर ये पॉइंट है। तो क्या ये बाइंडिंग होगा आईनी तौर पर कि कुछ 4 साल बाद इंतखाबात मुकामी हुकूमतों के करवाए जाएं लाजमी तौर पर? जी, अगर अमेंडमेंट हो जाती है और उनके टेन्योर को प्रोटेक्शन मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो फिर लाजम होगा। सर, एनएफसी अवार्ड के ऊपर सबसे एक बड़ा मसला है, अगर आप उसको कामयाबी के साथ कर सकें तो आपका जो फेडरल बजट बड़ी मुश्किल में रहता है और कर्जों का बोझ आपका डबल हो चुका है पिछले 3-4 सालों के अंदर, आप उसको काबू कर सकते हैं, क्योंकि वफाक का बजट डेफिसिट कम करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि एनएफसी को आप रिव्यू करें। क्या इसके ऊपर पेशरफ के इम्कानात मौजूद हैं? यही कोशिश है, बल्कि ये रिक्वेस्ट है हमारी तमाम कोलिशन पार्टनर से। इसके ऊपर अगर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो आज कोई इसके ऊपर फैसला करती है तो ये एक बड़ी जायज सूरत है हमारी नज़र में, और हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर ज़रूर पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। बाकी जितने भी कोलिशन पार्टनर्स आज मिले हैं उन सब से जब बात हुई है तो उनका रवैया काफ़ी मुस्बत था। राना साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान को और एजे के को वफाक ग्रांट की शक्ल में देता है, इसको डिविजिबल पूल में शामिल करने की बात की जा रही है। इसी तरीके से डिफेंस एक्सपेंडिचर सारा वफाकी हुकूमत उठाती है, तो आपको ऐसा फार्मूला बनाना है कि या तो सूबे उसका वजन उठाएं तो या वफाक को इतने वसाइल दे दें कि उसका खसारा जो है वो 8-9% की बजाय 4-5% पे आ जाए। तो कुछ प्रैक्टिकली ऐसी तजवीज़ मेज़ के ऊपर मौजूद है इस वक्त? ये तजवीज़ जो है, ये मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो अंडर डिस्कशन है, और ये कोई आज ही नहीं, ये पिछले 6 माह साल से, बल्कि 2 साल से, बल्कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त से ये चीजें जो है वो डिस्कस होती आ रही हैं। लेकिन इसके ऊपर एक राब्ता डिबेट क्योंकि शुरू नहीं हुई तो इसलिए फैसला नहीं हो सकता। अब एक बाज़ाब्ता डिबेट शुरू हो गई है। अब आप देखेंगे किस हद तक इस मरतबा इत्तफाक होता है और किस हद तक बात जो है वो आगे चली जाती है। सर, कल हम किसी से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर ज़्यादा वसाइल तकसीम किए जाते हैं, तो नए फार्मूला में पॉपुलेशन की परसेंटेज कम की जाएगी और सूबों को इंकरेज किया जाएगा कि वो खुद अपने मुकामी वसाइल भी पैदा करें। क्या ये बात सही है? देखिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरफ आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को इनकरेज कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो आप पॉपुलेशन प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आप इस तरह से जो है वो पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेज करें और अदरवाइज सिर्फ जुबानी कलामी जो है वो दूसरी बात करें, तो अगर फिर अगले
यानी कोई 30-40 साल में अगर आप 50 करोड़ हो गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर आप जितनी मर्जी तरक्की करने पर हाल आज से बुरा होगा। सर, जब आप आईनी अदालत बनाने की बात करते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई एक तजवीज़ ये भी है कि जजों की रिटायरमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए उसको बढ़ा दिया जाए। क्या ये बात सही है? जी दुरुस्त है। ये दुरुस्त है। तो रिटायरमेंट एज 70 साल की जाएगी? जी नहीं, 68 ईयर्स। चले अब सुबह मसवदा आ जाएगा आपके सामने। हाँ, 68 ईयर्स है। मैं 70 साल इसलिए बोल दिया था कि आप बड़े फराख्तिल आदमी, आपने कहा होगा एक ही दफ़ा 70 कर देते हैं। राना साहब, जो जजेस की ट्रांसफ़र वाला इशू है वो बड़ा अहम है। हाई कोर्ट के अंदर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा और आप उसमें प्रोविजन डालने जा रहे हैं कि जजेस को ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। इसका तरीकाकार क्या होगा और इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है? जी, मैं इसके ऊपर अर्ज करने से पहले जो तरकीब साहब ने फरमाया है कि क्यों करना चाह रहे हैं, लोगों का इसमें क्या फायदा है? सारा फायदा ही लोगों का है। ये यानी आईनी केसेस जो है वो 5% होते हैं और वो टाइम लेते हैं 50%। ये आईनी बेंच के जजेस जो हैं वो आधा दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुनते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरा काम भी करते हैं या दूसरा काम करने का उनको वक्त ही नहीं मिलता। अब अगर 24 में से जो है वो 11-12 जज जो है वो ये काम करते रहेंगे तो फिर जो आम आदमी के केसेस हैं वो तो फिर इसी तरह से जो है ना, फिर उनको तो 15-15 साल ही लगेंगे। तो सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कितने जज रखेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसमें कितने जज रखेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी वो बिल्कुल उसका काम ही अलग होगा और वो उसका बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो 724 जो है वो दूसरे केसेस को सुनेगी और उसकी तादाद भी जो है वो यकीनन जो है वो जो भी इस वक्त है उसके मुताबिक जो है वो पूरी की जाएगी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस जो हैं ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड केस जो है वो सुनेंगे, जो कि टोटल केसेस का 5% है। आईनी अदालत में कितने जज होंगे? 100% टाइम। और दूसरी जो बात आपने सर, आईनी अदालत में कितने जज होंगे? आईनी जज तादाद में जो जजेस की तादाद है वो गालबन कोई अभी मेरा ख्याल है कि शायद इस पे कोई जो है वो ड्राफ्ट, क्योंकि हमने इस मरतबा ये किया है कि जो पिछली दफा था ना कि जी एक ड्राफ्ट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ड्राफ्ट अब एक ही तैयार होगा और वो सुबह कैबिनेट पे पेश होगा। तो सर 8 या 8 से ज्यादा? मेरा ख्याल है कि ये इसी के लगभग कोई जो है ना माइनस प्लस होगी। और सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस रह जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज की तादाद तो मेरा ख्याल है शायद 32 है, लेकिन इस वक्त जो है वो 24 है। तो 24 पे आप फिक्स कर देंगे? नहीं, लेकिन 24 से खैर वो तो यानी जो है वो तादाद पूरी की जा सकती है। अगर 32 भी हो जाए तो वो भी नहीं, मैं समझता हूँ कि जो लोड है उसके हिसाब से कम है। अच्छा, बाकी आपने बात की थी ट्रांसफर की। एक और बात बता दें, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम होगी? नहीं, वो उनका स्टेटस जो है वो इक्वल होगा। दोनों का स्टेटस इक्वल होगा। तो फिर 2 जजेस होंगे, एक चीफ जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होगा सर? ट्रांसफर का प्रोसीजर जो है ना, पहले तो ये है ना कि एडवाइस करता है अपना प्राइम मिनिस्टर और उसमें पहले वो चीफ जस्टिस जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंस देता है, फिर वो दूसरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस देता है, फिर वो जज की कंसर्न ली जाती है। तो वो इख्तियार जो है वो हुकूमत में ड्रॉ कर रही है और ट्रांसफर का इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन को दे रही है। और जुडिशल कमीशन की तश्कील का तरीका वही होगा जैसे अभी आईनी अदालत बनाने का तरीका कार है, आईनी बेंच बनाने का? नहीं, जुडिशल कमीशन जो है वो तो एक अलग बॉडी है जो जजेस को जो है वो इंडक्ट कर सकता है, अपना फारग कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, तो ट्रांसफर भी कर सकता है। उसमें लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और उसमें नुमाइंदे जो बार के हैं वो दोबारा बैठेंगे। उसमें बार के भी नुमाइंदे हैं, उसमें हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, उसमें जजेस भी हैं, उसमें अपोजिशन भी है।
सही। सर एक लास्ट क्वेश्चन है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी के हवाले से। ये 2001 में आपने इस चीज़ को ख़त्म किया था और बड़ा उसका क्रेडिट उस वक्त क्लेम किया गया था, मेहनत की गई थी कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी को अलग-अलग किया जाएगा। अब आप उसको दोबारा इकट्ठा करने जा रहे हैं। ये उसको उस शक्ल में तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन बहरहाल ये तजर्बा कोई इतना कामयाब नहीं रहा। तो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी जो है वो किसी न किसी शक्ल में, उस शक्ल में तो नहीं जिस शक्ल में थी, लेकिन किसी न किसी सूरत में उसका वापस लाया जाना जो है वो अमूमी और जो मजमूई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें उसकी जरूरत महसूस की जा रही है। तो सर फिर डीसी बड़े पावरफुल हो जाएंगे? नहीं, वो उतने पावरफुल नहीं होंगे जितने उस वक्त थे, लेकिन देयर शुड बी ए बैलेंस रैशनल।